झारखंड में हाल ही में हुई एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 12 उम्मीदवारों की मौत हो गई। इस मौत ने सबको हिला दिया। बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर की दौड़ की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। कई अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें भर्ती के नियमों पर जो बातें हो रही हैं उनसे अलग आज हम कुछ दूसरे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जांच का विषय है कि नियम क्या थे, कायदे क्या थे। लेकिन हमारे दिल को आखिर हुआ क्या है? दिल इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? क्या कोविड ने हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है? क्या अभी भी वैक्सीन पर सवाल उठाना जायज है या नहीं? क्या हम इन दिनों अपनी शारीरिक तैयारी को नजरअंदाज कर रहे हैं, बिना तैयारी के भाग रहे हैं? ये वजह है, इस वजह से ये हमको देखने को मिला ये दर्दनाक हादसा, या फिर इसके पीछे की कुछ और वजह हैं? खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। तो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स हेल्थ केयर से जुड़े हुए डॉक्टर मनोज कुमार का। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ा चिंतित भी लगा, बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाएं सुनते नहीं थे सर। 19 से 31 साल की उम्र के थे ये युवा और इनको अब 10 किलोमीटर भगाया गया। तो ये इनको ज्यादा भगा दिया है या दिल ज्यादा कमजोर हो गए? तो आपका एनालिसिस प्रथम दृष्टया एज ए कार्डियोलॉजिस्ट क्या है सर? देखिए दीपक जी, बहुत ही दुखद है कि एक एंट्रेंस के लिए और रिक्रूटमेंट का एक फिजिकल टेस्ट हुआ और उसमें 12 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग अभी भी बीमार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गलतियां तो हुई हैं। देखिए, आप जब किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं तो उसका कम से कम एक मेडिकल चेकअप पहले होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तमाम कई कारण हैं जिससे दिल कमज़ोर हुआ है। ख़ास करके हम हिंदुस्तानियों का दिल तो पहले से भी कमज़ोर था। अगर आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ देखें तो वो अगर आप वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ डिजीज़ जो है डिफ्यूज़ और सीवियर होती है, 10 साल पहले होती है, अर्ली ऑनसेट होती है। जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, जो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये तो था ही। नए रिस्क फैक्टर जो जुड़े हैं उसमें निश्चित तौर पे कोविड है। कोविड एक निमोनिया था, लेकिन कोविड एक कहिए कि एंजियोपैथी, ब्लड वेसल्स को डिजीज़ करने वाली बीमारी थी जिसने पूरे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को छील दी। तो पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं करीब करीब 12% इंक्रीज़ है हार्ट अटैक के केसेस में। और कई बार आपने देखा होगा, कई शो में भी हमने चर्चा की है कि बाहर से सुंदर सुडौल दिखने वाले लोग जो हैं वो भी सडनली कोलैप्स होके, कभी गढ़वा में, कभी एक्सरसाइज के दौरान। एक चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस भी एक फैक्टर रहता है, बट इस तरह से अनएकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी जो है, देखिए हम आपको कुछ मैराथन की जो आपको डेटा देते हैं। जो मैराथन में जो 40% जो इवेंट्स होता है, कार्डियक इवेंट्स, वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स को होता है। तो किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके कार्डियक चेकअप के, बिना उसके पल्मोनरी लंग्स के स्टेटस को जाने हुए इतना लंबा 10 किलोमीटर का जो रनिंग है वो भी 1 घंटे में शायद पूरा करना था। टाइम का मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये एक विगरस इंटेंसिव एक्सरसाइज थी जिसके पहले मेडिकल चेकअप होना चाहिए। नो डाउट कि हम हिंदुस्तानियों में आनुवंशिक तौर पे, जेनेटिक तौर पे हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है, सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। इसमें कोविड भी एक फैक्टर है। कोविड वैक्सीन्स पे भी सवाल उठा था जब कोविशील्ड के साथ टीटीएस की बात हुई थी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हिडन कार्डियक डिजीजेज होते हैं, जैसे हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जिसमें लंग्स का पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है। ऐसे लोगों को अगर आप सब्जेक्ट कर देंगे विगरस एक्सरसाइज के लिए, रनिंग के लिए, तो चांसेस हैं कि कार्डियक डेथ हो सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। एक तो दिल निश्चित तौर पे कमज़ोर हुआ है पोस्ट कोविड, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और
स्ट्रेस, तरह तरह के न्यूअर रिस्क फैक्टर आए हैं। साथ में जो कोविड वैक्सीन्स का भी कुछ रोल अब सामने आया है और एस्ट्राजेनिका ने खुद माना कि टीटीएस होता है, ऑल्दो इट इज़ ए रेयर कॉम्प्लिकेशंस। तो मुझे लगता है कुल मिला जुला के ये कारण है। बट ये बहुत ही दुखद है कि 12 यंग लोग जो फिजिकली फिट थे उनका डेथ हुआ। मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह की, अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए इस तरह का टेस्ट लेते हैं, उसके पहले मेडिकल चेकअप अनिवार्य होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ सीख मिली है इस दुखद घटना के बाद। एक और ख़ास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर फिजिशियन है, जाने माने फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका। और मेरे साथ डॉक्टर मुकेश गोयल भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर गोयल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर गोयल सर, आपके इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, 10 किलोमीटर की रेस फिटनेस के लिए आर्मी में या पुलिस में भर्ती के लिए कोई बहुत ही ज्यादा टफ रेस नहीं है। लेकिन ये है कि हमें इतने सारे इकट्ठी कैजुअलिटी एक्चुअली एक साथ हो गई हैं। ये एक वरिंग इशू है। एक तो डॉक्टर विवेक ने पहले भी, मनोज ने पहले भी बताया कि हमें इस तरह के फिजिकल टेस्ट से पहले एक बेसिक मेडिकल स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए कि ये हम मेडिकल स्क्रीन में ऐसा तो नहीं है कि इनको ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ ऐसा घटना घट सकती है। दूसरा ये है कि इस बारे में जांच होनी चाहिए कि एक्चुअली उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है, कि वो कार्डियक है, कोई और इश्यू है, या उनमें पहले कोई और बीमारी थी जो कि छुपाई गई या पता नहीं था। तो इस तरह के सारे इश्यू हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमारे हृदय में ऐसे परिवर्तन आ गया है कि अब हमें ऐसे 10 किलोमीटर की रूटीन फिटनेस टेस्ट के लिए भी हमें इतनी सारी कैजुअलिटी हो रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई स्पेशल कोई पिछले सालों में ऐसा कोई स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये घटना घटी है। तो हमारा हृदय, हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो हमेशा से सेम है। ओनली थिंग मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो लोग ये फिटनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो पहले इसके लिए तैयारी करें 2 साल 3 साल, ताकि उनकी जो बॉडी है उसकी वो कंडीशनिंग अच्छे से हो सके और वो इस तरह के फिटनेस टेस्ट को बिना किसी फैटेलिटी के कंप्लीट कर सके। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मनोज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इसमें अब कुछ आरोप भी हैं, हालांकि हम पॉलिटिकल साइड में इसमें नहीं जा रहे हैं, बट चूंकि इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर कंसिडर करूँगा आपकी तवज्जो। इसमें ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो फिजिकल टेस्ट हुआ, ये मार्च से अक्टूबर के बीच में जो है हो जाने चाहिए थे, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च वगैरह में। लेकिन ये इस समय थोड़ा सा गर्म का, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो क्या इसको भी कंसीडर किया जा सकता है इतनी मौतों के लिए या इतने सारे नुकसान के लिए सर? इसको भी मानता हूँ कि देखिए अभी जो है काफ़ी टेम्परेचर जो है, जो भी है 30-35 डिग्री का टेम्परेचर है, साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इफेक्टिव कूलिंग नहीं हो पाती है। आपको देखिए ह्यूमिडिटी में जो है स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग का इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, तो निश्चित तौर पे एक तरह से ये एक जो हीट स्ट्रोक वाला जो सिचुएशन होता है उस तरह का करता है। जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है। अगर आप ये देखें कि कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, चूँकि उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन की ख़त्म हो जाती है। तो ये एक कारण हो सकता है। डिहाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है, सॉल्ट लॉस इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखिए सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है कि क्या वजह थी, और अभी देखा जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी मृत हैं, जिनकी दुखद मौत हुई है, उनका एक ऑटोप्सी भी होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगी, जिनको कुछ हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी जैसी पिक्चर होगी, किसी को हो सकता है। देखिए आजकल एज कोई बार तो है नहीं कि इसी उम्र के बाद हार्ट अटैक होता है। मैंने 25 साल के भी, 22 साल के भी लड़कों को हार्ट अटैक होते हुए देखा है, क्योंकि प्लाक रप्चर जो है वो एक सडन इवेंट है। आप फैमिलियली अगर आपको अर्ली
इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस या चर्बी जम जाती है नसों में, तो उसको जब आप स्ट्रेस करते हैं तो उस समय वो रप्चर होने का डर रहता है। तो कार्डियक रीजन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में लंग्स का भी कारण बन सकता है। बट निश्चित तौर पे हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये भी एक कल्प हो सकता है कि इसकी वजह से भी इतने लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से भी नुकसान हुआ होगा। डॉक्टर लहरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लहरिया, आपके इनिशियल रिमार्क्स। जो ये घटना हुई उस पर डेफिनेटली हमें याद दिलाती है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं हाई इंटेंसिटी और मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी को, उनको हमें याद रखना होगा। पहली चीज है कि जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी या रनिंग, जो इसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक सर्टेन किलोमीटर चलना है, उसमें हमें याद रखना होगा कि एक एक्सरसाइज के या फिजिकल एक्टिविटी के एक सर्टेन लिमिट होती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में पब्लिश हुआ था कि ऐसा नहीं है कि एक इंडेफिनेट हम अगर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे या इंडेफिनेट प्रेशर उस पर डालेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उससे बहुत अधिक बेनिफिट होगा। एक्सरसाइज का एक बहुत इनएक्टिव रहेंगे, उससे अगर आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिट होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। तो इस जो प्रक्रिया में कि 1 आवर में 10 किलोमीटर लोगों को दौड़ाना, और खास तौर से उन लोगों को जो फिजिकली इनएक्टिव रहे होंगे, जैसे प्रीवियस में भी डॉक्टर्स ने बात की कि काफी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए या फिजिकल टेस्ट के लिए आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड रहती है, तो उन लोगों को इस तरह की दिक्कतों का रिस्क रहता है। दूसरा चीज होता है कि हमें जानना होगा कि काफी सारे जो हेल्दी अपीयरिंग हैं और जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं उनमें बॉडी में प्लाक हो सकते हैं, और अगर उनको हाई इंटेंसिटी और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी अगर शॉर्ट पीरियड में कराई जाएगी तो उससे भी उनको रिस्क होता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा बाकी दर्शकों के साथ, वो ये है कि हर किसी के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी की लिमिट होती है उसको हम असेस करते हैं मैक्सिमल हार्ट रेट या मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी होती है, जिसका एक प्रिंसिपल होता है कि जो 220 में से आप उस व्यक्ति की उम्र को घटा दीजिए, तो अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है तो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस 40 180 हो जाएगी। अब हम कितनी एक्टिविटी उससे कराना है उसको हम इंटेंसिटी जो मैक्सिमम हार्ट रेट से देखते हैं। तो यूजुअली जो वार्म अप होते हैं हम उसमें उस व्यक्ति के मैक्सिमम हार्ट रेट को 50 to 60% अचीव करना चाहते हैं। अर्थात वार्म अप का होता है कि जब आपकी हार्ट रेट 90 to करीब 108 के आसपास आ जाए तो उसको वार्म अप माना जाता है। अगर जो वेट रिडक्शन की एक्टिविटी होती है, फैट बर्न जोन होता है 60 to 70% की रेंज में आता है, एरोबिक 70 to 80% होता है। लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटी जिसमें 10 किलोमीटर दौड़ना है वो एनारोबिक जोन और उस जोन में आ जाती हैं जिसमें व्यक्ति को काफी अधिक रिस्क बढ़ जाता है, और खासतौर से जो फिजिकली इनएक्टिव है। तो इन सब चीजों को, जैसे कि डॉक्टर मनोज ने भी बात की कि अगर ऐसा किसी इंटेंसिव एक्टिविटी को शॉर्ट पीरियड में कराना है तो उन लोगों को पहले से एडवांस में इन्फॉर्म करना होगा। खासतौर से मैराथन की बात ले लीजिए। मैराथन आप अगर दौड़ने जाते हैं तो आप एकदम से उसे दौड़ने नहीं जाते, उसके लिए महीने और काफी वीक्स प्रैक्टिस करनी होती है। इनफैक्ट होता ये है कि जो मैराथन रनर होते हैं वो कुछ वीक्स तक मैराथन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और जिस दिन एक्चुअल मैराथन होता है उससे 2-3 दिन पहले बिल्कुल नहीं दौड़ते हैं, बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देते हैं जिससे उस चीज के लिए तैयार रहे। तो हो सकता है इनमें से कई सारे जो पार्टिसिपेंट थे जिनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए टास्क दिया गया वो पहले से ही कुछ दिनों पहले हर दिन हाई और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी किए, और उस दिन जब गर्मी थी 9 बजे के बाद उनको जब टास्क दिया गया उसमें दौड़े तो उनकी बॉडी को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें जनता में जागरूकता लानी होगी कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं किसी टेस्ट की तो वो कुछ दिनों या कुछ वीक्स में और एक्सपर्ट गाइडेंस में करनी होगी। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी लेसन है कि अगर कोई फिजिकली इनएक्टिव है, अगर हम उसको इतना अधिक दौड़ा देंगे, और खासतौर से जिस तरह का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट होता है डिफरेंट सेटिंग्स में, तो ये रिस्क है। सो एक्सरसाइज के बेनिफिट हैं, लेकिन एक्सरसाइज अपने आप में रिस्क लेकर आता है और हमें उसके लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली कि अब थोड़ा सा रीअसेस करने की भी आवश्यकता है। जो पुराने असेसमेंट रूल्स थे, इस केस में भी ये कहा जा रहा है कि 2016 में कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज किए गए थे, जिसमें 6 मिनट में जो है आपको 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर भागना था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया। अब
स्वाभाविक है कि इसमें असेसमेंट को रीअसेस करने की आवश्यकता तो है, लेकिन जैसे हमारे तीनों डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसमें अपनी फिजिकल जो लिमिट्स हैं, अगर आप किसी भर्ती में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर आप किसी सामान्य सी एक्सरसाइज की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको अपनी बॉडी के लिमिट्स का ध्यान रखना है। हार्ट रेट के बारे में डॉक्टर लहरिया ने बताया, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि मेरी बॉडी के लिमिट्स क्या हैं, ख़ास तौर से मेरे हार्ट की हेल्थ के लिए। तो वो लिमिट्स कैसे पहचानें, कैसे समझें, इस पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मुकेश गोयल, अब आपके पास आना चाहूँगा। सर, सामान्यतः एक व्यक्ति को किसी भी कोई एग्जर्शन वाला कोई काम करना है, ऐसा काम करना है कि वो जो रूटीन तरीके से वो नहीं करता है, चाहे वो 10 किलोमीटर की दौड़ हो या 1 किलोमीटर की दौड़ हो, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? एक हार्ट रेट वाली बात तो डॉक्टर लहरिया ने बताई, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं सर जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखो, अगर हम आम व्यक्ति की बात करें कि उसको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि उसको वो गतिविधि करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए उसको अपना कैसा फील होता है। लाइक अगर आप 1 किलोमीटर हल्की जॉगिंग भी कर लें या ब्रिस्क वॉकिंग कर लें और उसके बाद आपको सडनली ऐसा लगे कि आपकी जान ही निकल गई है, सांस नहीं आ रहा है, आप बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये एक्टिविटी आपके लिए ठीक नहीं है और आपकी बॉडी या तो कंडीशन नहीं है इस एक्टिविटी को करने के लिए, या फिर आपको हार्ट की या लंग्स की ऐसी कोई डिजीज है जिसकी वजह से आप ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी जो बॉडी की कंडीशनिंग करिए, उसको अपनी एक्टिविटीज को लो लेवल पे स्टार्ट करिए और उसको धीरे 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 आगे कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में उसको बढ़ाते हुए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए और एक किसी सर्टेन लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें। दूसरा, ये भी ध्यान रखें कि इवन अगर आपको लो लेवल पे करते हुए एक्टिविटी और आप उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, आपको लगता है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो आपको पहले एक बेसिक मेडिकल स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए ताकि ये पता किया जा सके कि ऐसे कोई अंडरलाइंग हार्ट की या लंग्स की कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो आपके लिए फैटल हो सकती। एब्सोल्युटली। तो ये वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी अगर आप ऐसा काम शुरू कर रहे हैं जो आपने सामान्यतः आप नहीं करते हैं। डॉक्टर मनोज सर आपके पास आना चाहूँगा, क्या कोई ऐसे टेस्ट वगैरह हैं, कोई स्क्रीनिंग वगैरह है सर जो आप रिकमेंड करना चाहें? हम कभी इस तरह की, कभी हम वी टेंड टू हिट द जिम समटाइम्स कि भाई अब जिम चलना शुरू करते हैं, या हम मैराथन भागना शुरू करते हैं, या हमें किसी कंपटीशन में जाना है, या किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर फिजिकली एक्सर्शन वाली एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें स्क्रीन कर लेनी चाहिए सर, या कोई टेस्ट वगैरह? जी बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर चंद्रकांत ने एक बात कही थी टारगेट हार्ट रेट की, जो एज -220 माइनस एज की। मुझे देखिए, हम लोग कॉमन प्रैक्टिस में भी करते हैं, जैसे किसी को अगर स्टेंट लगा हुआ है या किसी को बाईपास सर्जरी हुई, तो उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी के लिए भी हम लोग ट्रेडमिल पे ब्रूस प्रोटोकॉल, एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, उससे ट्रेडमिल करते हैं। इसी तरीके से एक जो ट्रेडमिल है वो बड़ा अच्छा एक टेस्ट है, इनिशियल टेस्ट है, जिसमें आपका पता चलता है कि हार्ट रेट कितना बढ़ता है, क्रोनोट्रॉपिक रिस्पॉन्स हार्ट रेट एक्सरसाइज के साथ कितना बढ़ता है, बीपी आपका कितना, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता है, साथ में ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आते। तो मुझे लगता है ये सिंगल बेसिक टेस्ट है कि अगर आप कभी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपको 10 किलोमीटर भागना है, तो ये टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, विदेशों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पहले देखते हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी चेकअप किसी भी फिजिकल
प्रोग्राम फिटनेस प्रोग्राम में जाते हैं तो वो ले के जाना होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो गलती हुई, यहाँ पे कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के पहले जो दौड़ा दिया गया और उनकी कोई मेडिकल चेकअप भी नहीं हुई, जहाँ तक मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट होने ज़रूरी हैं। अगर लंग्स में देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब आप भागते हैं तो आपका जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम होता है। तो कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन का असेसमेंट ज़रूरी है। इसमें एक टेस्ट तो बहुत ही कॉमनली हो सकता है, ट्रेडमिल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो करके आप अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की एक बेसिक टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी, उससे आप हार्ट का फंक्शन देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट का फंक्शन, जिसको आप इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, जो पंपिंग एबिलिटी है, वो एसिम्प्टोमेटिक, कोई लक्षण नहीं होते हैं, बट वो आपका हार्ट फंक्शन कम होता है। कई बार मैंने देखा है कि आप रूटीन इको कराओ तो 35% आता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका हार्ट फंक्शन पहले से कम है। तो ये सब बेसिक टेस्ट हैं जिससे एक्सक्लूड किया जा सकता है उन लोगों को जो हाई रिस्क हैं इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी जब एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए जाता है, कोई फिटनेस प्रोग्राम के लिए जाता है, तो उसको अपने फिजिशियन से एक बार ज़रूर मिलके अपना क्लिनिकली चेकअप कराएं, आपका बीपी कितना है। कई बार 25 साल के लड़के होते हैं, उनको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली होता है उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें कोई कॉज नहीं होता। ये यूजुअली 35-40 साल की उम्र में होता है। बट छोटे बच्चों को, जैसे 15 साल 20 साल, जैसे इसमें यंग जो भी थे, जो एस्पिरेंट थे वो यंग थे, बट उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। तो क्लिनिकल चेकअप और ये कुछ सेलेक्टेड टेस्ट करके शायद इस तरह की दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सकता है। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं सेकंड राउंड का रिमार्क लेने के लिए डॉक्टर लहरिया के पास नहीं जा पा रहा हूं, वो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने इंसाइट्स दिए हैं। उम्मीद है ये काम आएंगे सबके। डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मुकेश गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।